हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 12 है माउंट आबू की सैर। ओके, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो ये माउंट आबू की सैर वो लेसन है, वो किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वंभर राय ने। किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वंभर राय ने। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 12 का हेडिंग देना है माउंट आबू की सैर एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट है अनुरोध। अनुरोध मीन्स की निवेदन, आग्रह करना, रिक्वेस्ट। देन निश्चित। क्या? निश्चित। निश्चित मीन्स की तय। तय मीन्स की फिक्स्ड। देन ललक। ललक मीन्स की गहरी चाह, तीव्र इच्छा, क्रेविंग, इंटेंस डिजायर। देन तिथि। तिथि मीन्स की तारीख, डेट। देन मन खुशी से भर गया मीन्स कि बहुत खुश हो गया, टू बी वेरी हैप्पी। देन टापू। टापू मीन्स की जमीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, आइलैंड बोलते हैं ना वो। देन लालसा। लालसा मीन्स की इच्छा, आकांक्ष, क्रेविंग, एस्पिरेशन। देन प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मीन्स की विख्यात, फेमस। देन डोंगी। डोंगी मीन्स की छोटी नाव, स्मॉल बोट, उसको क्या बोलता है? डोंगी। देन नजारा। नजारा मीन्स की दृश्य, सीन। देन चार चांद लगा रहे थे मीन्स की सौंदर्य निखार रहे थे, टू एनहांस वंस ग्लोरी। देन पुलकित। पुलकित मीन्स की प्रेम, हर्ष आदि से गदगद, थ्रिल्ड। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित आबू अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। तो अरावली की पहाड़ियों पर आबू है ना, और उसके अनूठे मतलब कि अनोखे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वो फेमस है। विख्यात मीन्स की फेमस है। यहाँ पहुंचकर हमें प्राचीन काल के शिल्प, स्थापत्य एवं वास्तुकला के दर्शन होते हैं। यहाँ यात्रा वर्णन बच्चों के मन में निसर्ग को निकट से देखने, निरीक्षण करने एवं अनुभव करने की उत्सुकता जगाता है। तो आबू है वो प्राचीन काल मीन्स कि पहले के ज़माने में जो शिल्प स्थापत्य थे, जो वास्तुकला थे, उसके वहाँ पे दर्शन होते हैं। यहाँ पे यात्रा करने जाए मतलब कि वहाँ पर हम जाए घूमने के लिए, है ना। तो निसर्ग मीन्स की प्रकृति का हमारे मन में सौंदर्य, ऐसे नेचर को देखने के और निरीक्षण करने के, हमें अनुभव करने की उत्सुकता जगाता है। वहाँ का सौंदर्य कैसा है? बहुत ही प्राकृतिक और अनोखा है। तो गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी मीन्स कि समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका था। हम बच्चों के अनुरोध पर पिताजी ने माउंट आबू जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। तो कवि क्या कह रहा है कि गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी। हम बच्चों मतलब कि सब बच्चे मिलकर अपने पिताजी से बोले, रिक्वेस्ट की कि यात्रा पर जाना है, वो भी आबू जाना है। क्या रिक्वेस्ट की सब बच्चों ने अपने पिता को, इसलिए पिताजी ने माउंट आबू जैसे प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। कि पिताजी ने फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था ना कि हम कहीं पे घूमने जाते हैं, तो बच्चों की बात मानकर पिताजी ने माउंट आबू जैसे पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया, मतलब कि वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया।
सहूलियत और साथ के लिए उन्होंने अहमदाबाद निवासी अपने मित्र थावरमल जी को फ़ोन करके राजी कर लिया। तो सहूलियत मतलब कि अपने साथ ले जाने के लिए, क्या कोई साथ हो तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, इसलिए पिताजी ने सहूलियत मतलब कि किसी के साथ के लिए उन्होंने अहमदाबाद, उसके फ्रेंड रह रहे थे, कौन से फ्रेंड, थावरमल जी, तो उसको फ़ोन करके राजी कर लिया, मतलब कि उसको मना लिया। कार्यक्रम तय होने के बाद से ही मन में आबू को देखने की अनोखी ललक पैदा हो गई थी। तो कवि क्या कह रहे हैं, कार्यक्रम मतलब कि प्रोग्राम तय हो गया, मीन्स कि फिक्स हो गया कि हम इस दिन को आबू जाएंगे, तो ये सारा फिक्स हो गया ना प्रोग्राम, इसीलिए तब से ही मन में आबू को देखने की अनोखी इच्छा मतलब कि तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी कि हम लोग कब जाएंगे, है ना। हम भी कोई बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो हम भी कैसे राह देखते हैं कि वो कब दिन आएगा जब हम घूमने जाए, है ना, वैसे ही ये भी राह देख रहे थे। निश्चित तिथि पर हम मुंबई से अरावली एक्सप्रेस द्वारा अहमदाबाद पहुंच गए। निश्चित तिथि मतलब कि जो डेट हमने डिसाइड की थी उस दिन पर हम मुंबई से अरावली एक्सप्रेस द्वारा, मुंबई से वो लोग कहाँ पर पहुँचे, अरावली एक्सप्रेस द्वारा अहमदाबाद पहुँच गए। थावरमल जी के यहाँ रात बिताई, तो थावरमल जी के यहाँ उन्होंने रात बिताई और सुबह होते ही हम कार द्वारा आबू पहुँचे। तो कवि क्या कह रहा है कि थावरमल जी के यहाँ हमने रात बिताई और सुबह होते ही हम कार द्वारा आबू पहुँचे। थावरमल जी ने बताया कि आबू रोड से आबू पर्वत तक जाने के लिए राजस्थान सरकार की बस सेवा भी है। तो थावरमल जी ने क्या बताया था कि आबू रोड से आबू पर्वत तक जाने के लिए राजस्थान सरकार ने बस की सेवा भी रखी हुई है। आबू के पास एक होटल में हमने अपना ज़रूरी सामान रख दिया। तो आबू के पास एक होटल था, उसमें उन लोगों ने उनका ज़रूरी सामान था वो रख दिया। आबू के निकट पहुंचते ही मन खुशी से भर गया। आबू के निकट मतलब कि आबू के पास पहुंचते ही मन खुशी से भर गया, मतलब कि मन बहुत ही खुश हो गया। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा आबू सचमुच प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक लग रहा था। तो आबू कहाँ पर है, अरावली पर्वत की माला की गोद में है। क्या अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा है ना। तो इसलिए कवि कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा आबू सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या बोला उसने, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक लग रहा है। थावरमल जी के साथ सबने पहले हम अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए। क्या थावरमल जी के साथ सबसे पहले हम अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए। तो कवि क्या कह रहा है कि थावरमल जी के साथ सबसे पहले हम अर्बुदा देवी का मंदिर देखने गए। अर्बुदा देवी का मंदिर ऊपरी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ था, ऊपरी पहाड़ी पर बना हुआ था। लगभग 225 सीढ़ियाँ चढ़कर हमने मंदिर में प्रवेश किया। तो कवि क्या कह रहा है कि अर्बुदा देवी का मंदिर था वो ऊपरी पहाड़ी पर बना हुआ था। लगभग वहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ थी, 225 सीढ़ियाँ थी। तो वो हमने चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया। 225 मीन्स 225। यह एक ऐसा मनोरम स्थल है जो हमारे मन में यहाँ बार बार आने की लालसा जगाता है। तो कवि ने क्या बोला कि यह एक ऐसा स्थल है जो हमारे मन में यहाँ बार बार आने की इच्छा जगाता है। लालसा मीन्स की इच्छा जगाता है। अर्बुदा देवी के नाम पर आबू पर्वत का नामकरण हुआ है। तो ये अर्बुदा देवी का मंदिर था, है ना, जो ये अर्बुदा देवी का मंदिर है उनके नाम पर से ही आबू पर्वत का नाम
करण हुआ है, मतलब कि आबू नाम है वो अर्बुदा देवी का नाम है ना, उसके ऊपर से ये पर्वत का नाम आबू नाम रखा गया है। अर्बुदा देवी का दर्शन करने के बाद हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने गए। तो कवि क्या कह रहे हैं कि अर्बुदा देवी के दर्शन किए हमने, उसके बाद हम दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने गए। आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा का यह जैन मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आबू में जो ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है, मतलब कि सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, जलपान और कुछ पल का विश्राम करके हम नक्की झील देखने गए। तो जलपान मतलब कि थोड़ा खाया पिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग नक्की झील देखने गए। यह झील आबू पर्वत के बीचों बीच स्थित है। तो नक्की झील है वो कहाँ पर आई है? आबू पर्वत के बीचों बीच है। प्राकृतिक सौंदर्य का अतुलित आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का अतुलित आनंद देने वाली यह झील चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ये नक्की झील है वो चारों ओर पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यहाँ के पहाड़ी टापू बड़े आकर्षक है। तो यहाँ के पहाड़ी टापू मतलब कि आइलैंड है वो बहुत ही आकर्षक मीन्स कि एट्रैक्टिव है। झील में एक टापू को विभिन्न रंगों के जल वाला फव्वारा लगाकर आकर्षक बनाया गया है। तो झील में एक टापू है वो उसको विभिन्न मतलब कि अलग अलग रंगों के जल वाला फव्वारा लगाकर उसे आकर्षक बनाया गया है। फव्वारा मीन्स कि फाउंटेन। ओके, अलग अलग कलर वाला फव्वारा मीन्स कि जल का फव्वारा है, फाउंटेन है, उसको लगाकर आकर्षक बनाया गया है। इसकी धाराएं 80 फुट की ऊंचाई तक जाती है। तो उसकी जो फव्वारा होता है, फाउंटेन होता है, उसकी धाराएं मतलब कि वो पानी जो ऊपर तक जाता है वो कितने ऊंचाई तक जाता है? 80 फुट तक ऊंचाई पर जाता है। झील में तैरते हाउस बोट और डोंगियाँ पर्यटकों को दिन भर घुमाने के लिए तैयार रहती है। तो झील में अलग अलग प्रकार की बोट होती है ना, उसमें यहाँ पे हाउस बोट थी और डोंगिया मतलब कि स्मॉल बोट। तो पर्यटकों पर्यटकों मीन्स कि टूरिस्ट को घुमाने में वो दिन भर टूरिस्ट को घुमाने के लिए तैयार रहती है। इसलिए झील में जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं? बोटिंग करते हैं, है ना, इसीलिए उसमें भी मज़ा आता है। ऐसी ही एक डोंगी में बैठकर हमने भी घंटों झील की सैर का मज़ा उठाया। तो लेखक ने क्या बोला कि ऐसी एक डोंगी मतलब कि स्मॉल बोट है ना, छोटी सी नाव, उसमें बैठकर हमने भी घंटों भर झील की सैर का मज़ा उठाया। यहाँ से हम आबू पर्वत के पश्चिमी छोर पर स्थित उस स्थल को देखने गए। तो झील देखने के बाद हम लोग आबू पर्वत के पश्चिमी छोर मतलब कि पश्चिमी आबू पर्वत थे उसके पश्चिम के किनारे पर स्थित उस स्थल को देखने गए, जहाँ से अस्त होते सूरज का नज़ारा बड़ा ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। सनसेट देखने जाते हैं ना, तो इसीलिए पश्चिम की ओर वो लोग क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे सनसेट का नज़ारा बहुत ही बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और सुंदर लगता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे देखने गए। और शाम ढलते ही हम होटल लौट पड़े और शाम हुई तो सब लोग वापस कहाँ पे आ गए? होटल पे आ गए।
दूसरे दिन हम कई प्रसिद्ध चट्टानों को देखने गए। तो दूसरे दिन वो लोग कहाँ पे गए? कई प्रसिद्ध फेमस वहाँ पे चट्टानों थी उसको देखने के लिए गए। इन चट्टानों में टाड रॉक, नन रॉक, एलिफेंट रॉक, नंदी रॉक, बुलडॉग रॉक एंड कैमल रॉक प्रमुख है। तो वो सारी चट्टानें वो लोग देखने गए। आबू में उगने वाले आम, खजूर, बांस, आड़ू, कचनार, चीड़, गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करोंदा, फालसा के पेड़ तथा जंगली सेवती, गुलाब, जय, जूही और चमेली के फूल इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। तो आबू में कितने सारे पेड़ होते थे, उसमें आम, खजूर, बांस, आड़ू, कचनार, चीड़, गुड़बेल, जामुन, अंगूर, करोंदा, फालसा ये सारे पेड़ आबू में होते थे। एंड फूल भी बहुत होते हैं। क्या? जंगली सेवती, गुलाब, जय, जूही और चमेली जैसे फूल भी होते थे। तो इससे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहता था। चार चांद मतलब कि सौंदर्य निखार रहे थे। ये पेड़ और फूल थे उसमें, इसीलिए ये स्थान की सुंदरता और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तीसरे रोज हम कुछ अन्य मंदिरों को देखने गए। तीसरे रोज मतलब कि तीसरे दिन वो लोग कुछ दूसरे अन्य मंदिर को देखने गए। इनमें रघुनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, नागतीर्थ, अचलेश्वर महादेव, मंदाकिनी कुंड, भृगु आश्रम आदि विशेष दर्शनीय है। तो तीसरे दिन ये लोग सारे मंदिरों को देखने गए। इस तरह यहाँ की पहाड़ियों पर उगने वाले पेड़ पौधों, फूलों, झरते झरनों, घाटियों, झीलों, चट्टानों और मंदिरों के दर्शन का अपूर्व आनंद समेटे चौथे रोज हमने घर की राह ली। तो इस तरह यहाँ की पहाड़ियों पर उगने वाले मतलब कि आबू पर्वत पर उगने वाले पेड़ पौधों, फूलों, झरते झरनों, घाटियाँ, झीलों, चट्टानों और मंदिरों के दर्शन का अपूर्व आनंद समेटे मतलब कि ये सारा उन लोगों ने सब देख लिया था। तो फिर वो चौथे दिन उन लोगों ने घर की राह ली मतलब कि घर की ओर चले वो लोग। आज भी आबू यात्रा की मधुर यादों से तन मन पुलकित होता रहता है। मीन्स कि कवि कह रहे हैं कि जब भी आबू यात्रा की याद आ जाए तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।